हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे फिजिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2022 बोर्ड्स। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमिंग की एक लिस्ट मिल जाएगी। तो यदि किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको उन्हीं क्वेश्चन के आगे टाइमिंग लिखी हुई मिल जाएगी। बस आप उस टाइमिंग पर टच करना और आप सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। चलिए, अगर हम बात करें सैंपल पेपर की तो आपको इस सैंपल पेपर में टोटल 55 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो दैट मींस पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी जा रही हैं, एक बार आप उन लिंक्स को जरूर चेक करें। आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक्स को जरूर चेक करें। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर जो गिवन है इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? तो हमने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, तो ये चीज तो ठीक लिखी है उन्होंने, तो ये प्रॉपर्टी तो है ना। आगे हमने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम, तो फिर जो चेंज इन पोटेंशियल है वो जीरो होता है। हाँ, दैट मीन्स पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ भी चेंज नहीं होता। समझ गए ना? तो सेकंड वाले ऑप्शन में उन्होंने यही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज जीरो। और ये चीज तो हमने आपको यही यहाँ पर बताई, तो ये वाला ऑप्शन भी सही लिख के दिया है। नाउ आगे पढ़ेंगे तो फोर्थ ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। कह रहा है कि ये इमेजिनरी स्फीयर हो सकते हैं। तो ये बात तो एकदम ठीक है ना, कि आप देख रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पैटर्न है ये इमेजिनरी स्फीयर है। ठीक है, तो उसने ये नहीं कहा कि दे मस्ट बी इमेजिनरी स्फीयर, कहा कि ये इमेजिनरी स्फीयर के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। देखिए उसने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका पैटर्न होगा, तो ये गलत है। बिकॉज ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने पैटर्न बनाया है और ग्रीन कलर से जो है रिप्रेजेंट की है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जरूरी नहीं होता। सॉरी, मुझे कहना चाहिए कि ये कैसी होती हैं, ये आपकी प्लेन शीट के फॉर्म में होती हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए होती हैं इसे। ठीक है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर गिवन है दैट दो पॉइंट चार्जेस हैं 8 + 8q एंड -2q। ये दोनों लोकेटेड हैं एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 0 है, ये l है, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो होगी वो होगी l। नाउ द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको समझना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ हो सकती है। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव, तो इनके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। ठीक है, या तो इस साइड होगी राइट साइड या फिर होगी इस साइड, मतलब इस साइड राइट साइड होगी या फिर इस साइड लेफ्ट साइड। तो आपको देखना है कि ये +8 जो है ना, बड़ा वाला चार्ज है ज्यादा मैग्नीट्यूड का, तो +8 के साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, ये 0 हो सकती है -2q की साइड, बिकॉज ये छोटा चार्ज है। तो मैंने मान लिया कि भाई ये -2q चार्ज से x डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो भाई हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का कैसे हो सकती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऐसे होगी, देखो -2q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ये कुछ इस तरह से जाएगी, बिकॉज ये 2q है, तो इसके लिए इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और 8q जब इस साइड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये 8q कारण है। तो जब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8q चार्ज, जब ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल एंड ऑपोजिट। तो भाई अगर k ये बनाएगा -2q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसको लिखूंगा k इंटू सोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सोर्स से लेकर के डिस्टेंस कितनी है भाई? x² इस पॉइंट p तक की। और अगर ये वाले केस की बात कर रहा हूँ 8q, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x + l।
तो पहले मैं x कैलकुलेट कर लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्वायर, तो q से तो q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे बचेगा 4, तो 1/x² इज इक्वल टू 4/x प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कर जो है लगा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/x इज इक्वल टू 2/x प्लस एल। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये l आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? l आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू l है तो इन दोनों के बीच में जो आप यहाँ से देखेंगे अगर +8q से, तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? तो आप देखेंगे बिकॉज आपको 0 से बतानी पड़ेगी डिस्टेंस। हाँ चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये जो बीच की डिस्टेंस वो l है, और अब ये जो x है ये भी किसके बराबर निकल गया है? l। तो इन दोनों बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 2l। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग डायपोल बाय 90 डिग्री। भाई कोई डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, 90 डिग्री घुमाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो डायपोल अगर पैरेलल रखा हुआ है तो गिवन है कि θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री है और 90 डिग्री पर घुमाना है तो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा Pe cos θ1 मतलब cos 0 माइनस cos θ2 मतलब cos 90। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Pe 1 माइनस 0, दैन दिस विल बी Pe ओनली। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 90 डिग्री घुमाने में पैरेलल से 90 डिग्री तक, तो आपको Pe वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर है आपके पास, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। इन तीनों को सीरीज में लगा दिया गया। ठीक है, सीरीज में लगा दिया गया एक दूसरे के साथ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो भाई यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है 1/2, क्योंकि सीरीज में है कैपेसिटर, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैपेसिटर जब सीरीज में होते तो ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में होती तो ऐसे करते हैं। नाउ 6/6 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन 5 हमें यहाँ पर गिवन है। इसमें कहा गया है कि 2 चार्जेस हैं आपके पास, ये दोनों चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट मींस किसी एक मीडियम में रखे गए हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5। ठीक है, और जब ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। कह रहा है कि अगर मैं इनको मीडियम से निकाल करके वैक्यूम में रख देता हूं तो जो फोर्स होगा ये कितना हो जाएगा? पहली चीज याद रखिए कि जब आप बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम में जो फोर्स लगता है ये फोर्स होता है हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसा होता है? ये फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब आप इनको किसी मीडियम में रखते हैं ना, तो फोर्स जो होता है ना ये उतना परमिट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है ये एयर से या वैक्यूम से कम होती है। तो अगर कहा जाए कि फोर्स जो है ना F लग रहा है मीडियम में, उस मीडियम जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5, तो फिर वैक्यूम में 5 गुना ज्यादा लगेगा। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें पूछा है कौन सा जो स्टेटमेंट है गॉस लॉ के लिए ट्रू है। तो भाई गॉस लॉ के लिए ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ऑल चार्जेस, देखो गॉस लॉ में होता है कि सारे के सारे चार्जेस जो अंदर होते हैं इनसाइड द सरफेस सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसने आउटसाइड भी कंसीडर किया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जैसे मान के चलिए किसी भी शेप की जो है आपके पास गॉसियन सरफेस है, अगर चार्ज अंदर Q है तो Q/ε0 ही आपका फ्लक्स बनेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर जो है इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद क्या पूछा हुआ है इसमें, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ये डुअलिटी वाला जो है ऑप्शन है, बट आपको बता दें कि ज़्यादातर केसेस में हम जो है गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमेट्रिकल सरफेस के लिए। तो भाई ये वाली ऑप्शन भी अपने लिए यहाँ पर गलत जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं या गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? लगातार, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहनी चाहिए? कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो जो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है हम इसको आसानी से जो है ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा।
अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो गिवन है इसमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स को आपने चार्ज किया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखिए जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट पर। कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग आपने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आपने इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी K। अभी कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा इन प्लेट्स के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपने जब एक प्लेट्स को चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V तक, उसके बाद बैटरी को जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर इन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ये कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया है ना, बिकॉज फुली चार्ज ये हो ही गया है। इसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कराया। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कराने से जो कैपेसिटेंस होती है ये उतने ही गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट ही इसलिए कराते हैं ताकि हमारी जो कैपेसिटेंस है इंक्रीज हो जाए। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कराने से कैपेसिटेंस आपकी K टाइम्स इंक्रीज हो गई तो आप देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका फॉर्मूला है V = Q/C। अगर चार्ज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो जाएगी, अगर ये कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। वैसे भी आप इसको जानते हो कि कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो रही है K टाइम्स, तो भाई V' = Q/C की जगह हम लिख देंगे इसको Q/KC। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, इसको हम बोलते हैं V, तो V' = V/K। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा V/K। फिर भी एक हिंट के तौर पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कराते हैं तो K के आने से जो कैपेसिटेंस है वो K गुना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है जो भी एयर में होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है, और अगर चार्जिंग कर रहे हो तो चार्ज भी आपका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो EMF को एक्यूरेटली मेजर करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है पोटेंशियोमीटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो गिवन है इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जा रहा है दो वायर से जो कि सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो इन दोनों वायर्स की लेंथ और रेडियस का जो रेशियो गिवन है ये कुछ इस तरह से है, दैट लेंथ का रेशियो है 3:2 और रेडियस का जो रेशियो दैट इज 2:3। देन रेशियो ऑफ देयर करंट, मतलब आपको I1 और I2 का रेशियो निकालना है, करंट का रेशियो निकालना है, बस सिंपल सी बात। देखो क्या गिवन है कि लेंथ का जो रेशियो है दैट इज 3:2। दैट मीन्स यदि ऊपर वाले की लेंथ 3L है तो नीचे वाले की लेंथ हो जाएगी L2 की 2L। ठीक है ना। जो रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ दैट इज 2:3। अगर ऊपर वाले की जो रेडियस 2R है तो नीचे वाले की हो गई 3R रिस्पेक्टिवली दिया है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपको करंट का रेशियो निकालना है। तो करंट का रेशियो निकालने से पहले हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। दोनों वायर्स के लिए रो यानी कि मटेरियल सेम है, L और A में कुछ चेंजेस हैं ना। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई R1 = ρL1/A1 रो। L1 के प्लेस पर 3L पुट कर दिया देखो यहाँ से, और एरिया, अब एक्चुअल में रेडियस इतनी दी है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो आपने यहाँ पर इसको पुट किया। इसी तरह से आपने रो L2 के प्लेस पर जो है 2L और जो R2 के प्लेस पर 3R पुट किया। अगर आप यहाँ पर R1:R2 निकालते हैं, क्या निकालते हो, R1:R2 निकालते हो, तो यहाँ पर आपको जो है ये π4R² इंटू π9R² रो इंटू 2L। तो ऐसा करने पर आपको यहाँ पर R1:R2 का जो रेशियो आ रहा है ये आपको हो जाएगा 27/8। अब देखिए करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर R1:R2 का रेशियो है 27/8 तो I1:I2 का रेशियो हो जाएगा 8/27। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है। तो याद रखिए जो मेटल्स हैं या कंडक्टर हैं उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज टेम्परेचर को बढ़ाने से जो करंट है
ये करंट जो है मेटल्स के अंदर कम हो जाता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो करंट है ये बढ़ जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट जो होती है यहाँ पर पूरी होने लगती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो याद रखिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए बेसिकली हम अलॉय का यूज़ करते हैं, और अलॉय जो होते हैं इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बहुत लो। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज आता है, और ये अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए बहुत अच्छा होता है। और उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। कैसी होती है? रेजिस्टिविटी हाई। तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें पूछा हुआ है, यहाँ पर आपको गिवन है कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज को पहले हम मार्क कर लेते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटलिक वायर, हीट एच इज डेवलप्ड इन इट। मान के चलिए कि इसके एंड्स पर जो है आपने कांस्टेंट वोल्टेज V अप्लाई कर दिया, वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस समय इससे जो हीटिंग हो रही है ना, ये हीटिंग हो रही है H। कितनी हीटिंग हो रही है? H। आगे इसमें गिवन है इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, दूसरा वायर ले लिया सेम मटेरियल का, लेकिन इस बार जो इसकी रेडियस है इसको डबल कर दिया और लेंथ को भी 2 टाइम्स कर दिया ओरिजिनल वायर की कंपैरिजन में, तो हीट कितनी डेवलप होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि मान के चलते हैं पहले इसकी लेंथ हो गई L1, ठीक है, और एरिया हो गया A1। तो अभी इतनी हीटिंग हो रही है H, तो अगर आपने एक वायर ले लिया जिसकी जो लेंथ है पहले की कंपैरिजन में ये कितनी है? 2 टाइम्स। तो L2 इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने? 2L1। और रेडियस को कितना कर दिया आपने? रेडियस को भी कर दिया डबल। डबल का मतलब है 2R1। तो अगर रेडियस को डबल करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा भाई? एरिया होता है पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, तो पाई R स्क्वायर है ना, मतलब रेडियस का स्क्वायर कर दे 2R1 का स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर हो गया। तो A2 जो निकल के आ रहा है दैट इज 4A1। तो अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो लेंथ हो जाएगी 2L1, और रेडियस को डबल करते हो तो एरिया हो जाएगा 4A1। तो पूछ रहा है कि हीटिंग कितनी होगी? तो भाई वैसे तो हीटिंग का फॉर्मूला होता है ये वाला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बट ये कांस्टेंट करंट वाले केस में होता है, और ये होता है कांस्टेंट वोल्टेज वाले केस में, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले चेक कर लो, देखो वोल्टेज कांस्टेंट तो V ठीक है, टाइम के बारे में कुछ स्टेटेड नहीं है, और रेजिस्टेंस का पता कर लो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगी? तो लेट्स से R2 इज इक्वल टू रो L1 या रो L2 अपॉन A2। तो रो L2 के प्लेस पर क्या लिखना है? 2L1 अपॉन, यहाँ पर क्या पुट करना है? 4A1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज R/2, ठीक है। तो हीटिंग कितनी हो जाएगी? न्यू हीटिंग कितनी हो जाएगी? तो न्यू हीटिंग हो जाएगी आपकी H इज इक्वल टू V स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा R/2 इंटू T। तो ये आपकी जो हीट, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2H। कितना हो जाएगा? 2H। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, देखो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपने कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ा करके 2 टाइम्स कर दिया, 2V, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ भाई I इज इक्वल टू NEAVD होता है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम वगैरह सब कुछ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह सब कुछ कांस्टेंट। तो देखो, तो I को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R, ठीक है, NEAVD। अगर VD का फॉर्मूला ये बन गया आपका V अपॉन R NEA इज इक्वल टू VD। तो अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम्स कर दोगे, 2 टाइम्स, तो भाई VD भी कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। वैसे भी हम समझते हैं अलग अलग तरीके से इसको बता सकते हैं कि ड्रिफ्ट, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, V इज इक्वल टू E/L पड़ा है ना। तो अगर वोल्टेज 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और जो इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। 6 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है, और यहाँ 30 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है। बस बहुत कुछ नहीं करना आपको, ये ओम मैंने बना दिया, ठीक है। बस बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है सर्किट की, तो बड़ा ही आसान होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आराम से खत्म कर देते हैं। देखिए जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगी तब तक जो है जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आ रही है तो पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया A, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस नहीं आई तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया ए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, यहाँ तक का भी ए होगा, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल ए नहीं होगा, ये कुछ और होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी। समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि पोटेंशियल क्लियर हो गया आपको, तो आंसर इज पोटेंशियल क्लियर हो गया। अभी क्या करना है आपको, लेट्स अगर ये आपका ये ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सी, ठीक है। कुछ और हमने नाम दे दिया। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बस इतना सा काम करना है कि आपने एक पॉइंट मार्क किया ए, एक पॉइंट आपने मार्क किया बी, और इन दो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस देखना। तो देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है 30 ओम की, तो भाई ये रेजिस्टेंस हो गई 30 ओम की, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद ये ए और सी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, लेट्स से मैंने मान लिया सी यहाँ पर है, तो सी और ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है, देखो दो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच 3 ओम, और फिर ये वाले ए और सी के बीच में 6 ओम। तो ए और सी के बीच में टोटल जो हो रही हैं ये दो रेजिस्टेंसेस हो रही हैं। ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे दो रेजिस्टेंस अगर ए और सी के बीच में। तो अब देखो बी और सी के बीच, अगर ये वाला पॉइंट भी बी हो गया और ये सी है, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम, ठीक है। ये 6 और ये 3, बस। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ऊपर वाले को 30 ओम ही रखा, और अगर इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में हो गई, तो इनको अगर आप कंबाइन करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। और ये हो गया आपका 8 ओम, ठीक। तो अब देखो 30 और ये दोनों जो है सीरीज में, तो ये हो गया 10 ओम। अब आप इन दोनों की इक्विवेलेंट निकालोगे, तो 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.5 ओम, ठीक है। बस पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक अपनानी है इसमें, जहां तक जब जब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी पोटेंशियल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू आई एल बी। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो F इज इक्वल टू आई एल बी, तो बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी F अपॉन आई एल। एफ क्या है, न्यूटन, आई क्या है, एम्पियर, ये क्या है, मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें कॉइल को जो है आप वाउंड करते हो एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर। क्यों, तो देखो सबसे अंदर होता है एक सॉफ्ट आयरन का कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर होती है एल्यूमिनियम फ्रेम, जिसको आपने कहा है मेटेलिक फ्रेम। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो मेन जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको ये अपोज नहीं करता। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ना तो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ना ही अपोज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा नहीं बनाता, तो मेन मैग्नेटिक फील्ड पर जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं होगा, एक बात। तो दूसरी बात क्या है, एल्यूमिनियम फ्रेम क्योंकि मेटेलिक है, तो इस मेटल के अंदर जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो बनते हैं इसके अंदर एडी करंट। क्या बनते हैं, एडी करंट। और एडी करंट का काम होता है डैम्पिंग प्रोड्यूस करना। डैम्पिंग का मतलब है कि अगर ये कॉइल जो है इस तरह से 10 बार इस तरह से ऑसिलेट करेगी, तो हम चाहते हैं कि भाई ये कॉइल जल्दी से आकर के जीरो पर रेस्ट में आ जाए, एनर्जी बचेगी, बाकी सारी चीज़ें, और अच्छा जो है डिवाइस हो जाएगा अपना। तो कॉइल को जल्दी से रोकने के लिए या फिर ऑसिलेशंस को रोकने को हम बोलते हैं डैम्पिंग। ऑसिलेशन को कम करने को हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो भाई कॉइल को हमें रोकने के लिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम का या मेटेलिक फ्रेम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो गिवन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि भाई दो वायर्स हैं सेम लेंथ के। कैसे, दो वायर हैं सेम लेंथ के, इसकी भी लेंथ एल है और दूसरे वाले की लेंथ भी एल है। आपने एक वायर को जो है एक स्क्वायर के शेप में जो है कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर के शेप में, ठीक है, और उसकी साइड ले लिया आपने ए। जबकि दूसरे वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस ले लिया आपने आर, ठीक है। तो और दोनों में जो सेम करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आई ए हो जाता है, अदरवाइज आई इंटू एरिया लिख दो। तो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो, तो मैं इसको बोलूंगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर, दोनों में करंट सेम है, तो आई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का ए स्क्वायर अपॉन आई इंटू इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई से ये आई कैंसिल हो गया,
तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए और आर ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना, कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, पहले चेक कर लो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपने कहा था कि स्टार्टिंग में जो दोनों की लेंथ है एज, दोनों की लेंथ जो है बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो रही है, ये वाले की, आपने इसको स्क्वायर जो बनाया इसकी साइड ए ले ली, तो उसमें टोटल 4 साइड होती हैं, तो ये बना दिया 4a, इसकी लेंथ हो गई 4a, और आपने इसको एक रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर, सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप जानते हो कोई भी जो सर्कल है उसको अगर आप ओपन करोगे तो उसकी जो लेंथ होगी दैट विल 2πr। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दैट a इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। तो आप इस a की वैल्यू को पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो a को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो ज़रा, जब आप यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल रहा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। पाई बाई 4 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 आपको जो गिवन है यहाँ पर ये दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एट प्लेस। दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ से अगर आप BB अपॉन BH निकालते हो तो ये आपके लिए हो जाएगा 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है, एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है किसी भी प्लेस पर। तो भाई एंगल ऑफ डिप जो होता है इसके लिए हमने पढ़ा है ना, B वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, B साइन डेल्टा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, B कॉस डेल्टा। इसके बाद अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा BB अपॉन BH इज इक्वल टू tan डेल्टा। ठीक है, तो BB अपॉन BH की वैल्यू आ गई 1/√3 इज इक्वल टू tan डेल्टा। तो भाई ये बताइए कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो बोला 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या बोलते हो, π/6। तो यहाँ पर π/6 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे क्या पूछ रहा है, स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बड़ा ही सिंपल सा, ये जो आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई, ये मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, इसको अल्फा थीटा से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ अभी पूछ रहा है कि द 2 कॉइल्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि 2 कॉइल्स हैं एक दूसरे के पास रखी हुई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा ये किस पर डिपेंड करेगा। तो याद रखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना किस पर डिपेंड करेगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कि कॉइल्स किस तरह से रखी हुई हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या आइडियल जो केस की बात करते हैं, तो एक कॉइल दूसरी कॉइल को पूरी तरह से कवर करके रखता है ताकि फ्लक्स का लॉस ना हो पाए। ठीक है, अगर एक कॉइल दूसरी कॉइल को दूर दूर होंगे, है ना, या अलग अलग एंगल पे होंगे, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ना ये अलग अलग होगा। याद रखिए ये बड़ी बात है। ठीक है, अगर दोनों में करंट जो है, एक में I1 करंट एक में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तब भी दोनों में सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कॉमन होता है ना भाई, म्यूचुअल फ्रेंड कॉमन फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ट्रांसफार्मर की बात करूं तो एक कॉइल, इसके अंदर दूसरी कॉइल होती है, इसके अंदर दूसरी कॉइल, ताकि किसी तरह का फ्लक्स लीकेज ना हो, फ्लक्स लॉस ना हो। ठीक है, तो इनकी जो ओरिएंटेशन है और रिलेटिव पोजीशन है ये मैटर करती है इंस्टेड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें गिवन है इसमें लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है L। ठीक है, ये साइड हो गई इसकी L। ठीक, नाउ अभी यहाँ पर देखिए इसकी साइड हो गई L और यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ भी और स्पेस के साथ भी। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। अगर आप इस कॉइल को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, कह रहा है कि मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, तो फिर एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। और फिर जो एंगल होता है, जो एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो फिर एंगल भी नहीं बदल रहा है। तो इस तरह से फ्लक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कहते हैं ना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये नेट ईएमएफ हो जाएगा 0।
ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना है 0 टिक। अभी इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आपने इस इक्वेशन में बता दिया तो ईएमएफ जो है ना 4 सेकंड पर t=4 यूनिट पर कितना होगा। तो फाई को आपने इससे दिखाया है तो ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ क्या होता है d∅dt ईएमएफ। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल कर दो तो ये हो जाएगा 10t, ये डी डिफरेंशियल ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस ये हो जाएगा 3 और 6 का हो जाएगा डिफरेंशियल 0, तो 10। 4 सेकंड पर पूछ रहा है तो 4 + 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 43। ठीक है, और अगर हम ईएमएफ में जो है प्रॉपर साइन के साथ बात करें तो ये होता है -d∅dt, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये करें। 23 जो है ये ले लिया अल्टरनेटिंग करंट से। तो अभी इसमें कह रहा है कि करंट जो आई है और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो करंट होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है V/XC से, वेयर XC इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, अभी देखो V = V, XC जो होता है दैट इज 1/ωc। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V जो है V × ω/c, ऊपर चला जाएगा। चलिए V और C कांस्टेंट हो जाएंगे। लेट्स अगर ये आपका V0 है तो ये V0 कांस्टेंट हो गया, तो V0 × C कांस्टेंट हो गए। ठीक है, ओमेगा को प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 2π × 2π/t, तो I = V0 × C × जो है आपका 2π न्यू या 2πf, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो जो करंट है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला ग्राफ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है कि 20 वोल्ट AC इज सप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस एंड ए कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कह रहा है कि भाई एक 20 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें किस में जा रही है, एक रेजिस्टेंस में, और एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब कि भाई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, तो जरूर थोड़ा ना कुछ कंसीडर करें, लेकिन इसने कंडीशन ऐसी बना दी है कि हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। 20 वोल्ट सप्लाई है, कह रहा है कि इसके अक्रॉस जो है ना 12 वोल्ट का जो है रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज चेंज है। ठीक है, तो भाई इसका जो यहाँ से तो पूरा 20 मिल रहा है, ठीक, और यहाँ पे कितना है 12, तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई इसका मतलब एक और कोई डिवाइस है। तो हमने मान लिया कि भाई इसको इंडक्टर हमने मान लिया, यहाँ पर एक्चुअल में गिवन नहीं है, लेकिन हमने क्या मान लिया, इसको इंडक्टर मान लिया। ठीक है, क्योंकि हम रजिस्टर नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर जो है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कहा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंडक्टर कंसीडर कर लिया, करना ही पड़ेगा। तो आपको पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, यानी कि जो कॉइल आपने यहाँ पे कंसीडर किया इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है VL। तो भाई कैसे निकालेंगे, V = VR² + VL²। आप इसको करिए तो V यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, V² = VR², मतलब स्क्वायरिंग करोगे तो इस साइड से स्क्वायर हटेगा, VL²। अब V² कितना दिया 20 का स्क्वायर प्लस VR² कितना है 12² प्लस VL²। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 256 वोल्ट और ये आपका VL²। जब यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ पे पहुंचेगा तो 16 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 24 तो हमने अभी कर ही दिया। 16 ना अभी कह रहा है कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF और करंट जो है बताई जा रही है। जिसने AC पढ़ा उसको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई देखो E जो है EMF जो है E0 sin ωt से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और करंट जो है I0 sin ωt + π/2 से। मतलब यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अगर करंट लीड कर रहा है तो भाई आप ये बताइए करंट कहाँ कहाँ लीड करेगा, तो करंट लीड करता है कैपेसिटर में। तो इसमें इसके ऑप्शन में वही सर्किट हो सकती है, इसमें कहीं ना कहीं कैपेसिटर आ रहा हो, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो कैपेसिटर किस किस में आता है भाई, देखो RC सर्किट होगी तो इसमें ये लीडिंग वाली प्रोसेस चल सकती है। ठीक है, LCR में कैपेसिटर है तो भाई कैपेसिटर लीड कर सकता है। ठीक, चलिए तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इससे अच्छा ये है, मतलब वो कह रहा है नेसेसरीली, वो कह रहा है कि RC ही होना चाहिए, ये बात हजम नहीं हो पा रही है। बिकॉज LCR में भी तो कैपेसिटर आ सकता है, आता है तो कैपेसिटर भाई LCR भी हो सकता है, तो कह रहा है नेसेसरीली बोला LCR ही होना चाहिए। जबकि उसने 4th ऑप्शन दे दिया कि RC भी सर्किट हो सकती है और LCR सर्किट भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 55 तक के क्वेश्चंस जो होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।